दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो मैं मुद्दा लेके आया हूँ वो मुद्दा मुस्लिमों के वोट से जुड़ा हुआ है। असल में देश में क्या चल रहा है कि आजकल मुस्लिमों के वोट की कोई भी वैल्यू नहीं रह गई है। किसी भी पार्टी में मुस्लिमों की वोट की वैल्यू नहीं रह गई है, ना तो मुस्लिमों की वैल्यू रह गई। आप 2015 से लेकर 2019 और 2024 आने वाला है। आप मुझे ये बता दीजिए कि किसी भी नेता ने चाहे वो अखिलेश हो, मायावती हो, केजरीवाल हो, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार हो, या किसी भी एनसीपी के नेता चाहे वो शरद पवार हो, ये अपने आप को तो सेकुलर मानते हैं। इनकी पार्टियों में सेकुलर नेता हैं बड़े बड़े। मगर 2014 से लगा के 2024 आने वाला है, आप मुझे एक मंच से किसी का भी भाषण दिखा दीजिए जिन्होंने ये खुल के बोला हो कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुसलमानों के खिलाफ जो उनकी मॉब लिंचिंग होती है, जो उनके साथ घटनाएं घटती हैं, जिनको जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। या जिस किसी मासूम मुसलमान या बेकसूर मुसलमानों को ज़बरदस्ती केस में फंसाया जाता है, ज़बरदस्ती उठा के उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, हम उनको छुड़ाएंगे। पूरे 8 से 9 साल होने को आ गए, मगर अभी तक एक भी नेता ने मुसलमानों के लिए खुल के आवाज़ नहीं उठाई है। खुल के आवाज़ सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक ही नेता उठाता है, वो आपको मालूम है। मगर आप लोग उसको बीजेपी का दलाल बोलते हो, बीजेपी की बी टीम बोलते हो, जबकि सारे मसले पे वही आपके बोलता है। 3 तलाक पे ओवैसी, CAA पे ओवैसी, NRC पे ओवैसी, हिजाब पे ओवैसी, तलाक पे ओवैसी, हर चीज़ पे ओवैसी ओवैसी ओवैसी। मगर जब वोट देने की बात आती है तो ओवैसी गद्दार है, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी पैसा लेके काम करता है, ओवैसी ये, ओवैसी वो, ओवैसी ये, ओवैसी ये मुसलमानों का मुस्तकबिल हो गया है। आपके पास दिमाग नहीं है, आप नहीं सोच सकते हैं कि कौन सा आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो बंदा मुसलमान है, दाढ़ी रखे हुए, हर साल उम्रा करने जाता है, हज करके आया है, लंदन से बारिस्टर है, लॉ किए हुए काबिल इंसान है। जब सांसद में खड़ा होकर बोलता है तो 500 प्लस सांसद हैं। ऐसा लगता है कि कोई मास्टर स्टूडेंट को क्लास ले रहा हो, ऐसा काबिल लीडर है वो। और उसको आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं 2-2 रुपए के लिए कि वो बीजेपी से पैसा लेके काम करता है, मुसलमानों को बहकाता है और जज्बाती भाषण देता है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसका नेटवर्थ 1000 करोड़ से ऊपर है। ओवैसी का नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ऊपर है। उसके उसके दसियों हॉस्पिटल हैं, दसियों उसके स्कूल हैं जिसमें शिक्षा फ्री मिलती है, जिसमें हॉस्पिटल में इलाज फ्री होता है। वहाँ के लोगों को वो स्कीमें मुहैया कराता है। वो कम पैसों में मुसलमानों की शादियाँ करवाते हैं। वहाँ दारुस्सलाम खुला हुआ है। आप किसी भी टाइम जाइए, किसी भी टाइम दरवाजा खटखटाइए, आपका काम होगा, डंके की चोट पे होगा। मगर जब वोट देने की बात आती है तो वैसी गद्दार है। मेरे भाई, ऐसा मत करो। ऐसा लीडर आपको कभी भी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला है। नाक रगड़ के मर जाओगे, नहीं मिलने वाला है। मैं आपको उसके खिलाफ उसकी वाहवाही नहीं आपको बता रहा हूँ, या हम आपको समाज ये नहीं कह रहे हैं कि आप समाजवादी को वोट ना दो या कांग्रेस को ना दो। आप वोट दो, मगर आप अगर वोट कांग्रेस को दे रहे हो, वोट जो है समाजवादी को दे रहे हो, तो कम से कम सवाल भी तो उन्हीं से पूछो। कोई मसला होता है आप बोलते हो कि ओवैसी ने ये कर दिया तो वो हो गया। मतलब आपको किसी ने बोल दिया कि कौवा कान ले गया तो आप कौवे के पीछे उड़ लोगे। आप ये नहीं देखोगे कि हमारे पास कान है या नहीं है। मेरे भाई, महाराष्ट्र में जब ओवैसी ने कदम रखा था 2015 में, 2014 में, जब महाराष्ट्र में ओवैसी ने वहाँ पे कदम रखा था तो उस टाइम वहाँ का मुसलमान एक भी सांसद नहीं था। पूरे 25 साल से एक भी सांसद महाराष्ट्र में नहीं था, एक भी। क्या सेकुलर पार्टी वहाँ पे नहीं थी? कांग्रेस की पार्टी की कितने दिन सरकार रही? एनसीपी सेकुलर अपने आप को कहती, कितने दिन सरकार रही? 2-2 ट्रम्प सरकार रही, 2-2 ट्रम्प कांग्रेस की सरकार रही। तो क्या आखिर वजह है जो मुस्लिम MP आज तक वहाँ से नहीं जीता? क्या वजह हो सकती है? वजह यही थी कि इन लोगों के अंदर आप इनको कितना भी सपोर्ट कर दो, कितना भी वोट दे दो, ये लोग कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। मगर मुसलमान एक दूसरे को देख के इस कदर जलता है, एक दूसरे को देख के इस कदर भड़कता है कि वो ऐसा लगता है कि बस वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता है।
हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हमेशा एक दूसरे की बुराई करते। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जब एक वहाँ पे एक ब्रांच गई थी, अभी तक उसका पैसा रिलीज नहीं हुआ है। वहाँ पे 25 साल से नीतीश कुमार सांसद हैं, बीच बीच में वो बीजेपी में चले जाते हैं, अभी भी वो सेकुलर सरकार में है, सेकुलर पार्टी में, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। हालांकि वो, मुझे नहीं लगता कि वो सेकुलर हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी वहाँ पे कांड हुए हैं, जिस तरीके से वहाँ मसले हुए हैं, उस पर इतनी ज़्यादा चुप्पी साधी हुई है तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने, तो उनसे तो भरोसा ही उठ गया है मुसलमानों का। मगर चुनाव आते ही उनके कान में फूंक दिया जाएगा कि एक हैदराबाद से बहुत दूर से आया है। उनको चुनाव में तेजस्वी यादव ने खुद ही कहा था कि वो बहुत दूर से आए हैं, वो आए हैं तो आप उनकी इज्जत करिए, उनको बिठाइए, उनको नाश्ता पानी कीजिए, बाकी वोट आप हमको दीजिए ताकि हम आपका सत्यानाश कर सकें, आपका विकास ना कर सकें। क्योंकि वो वहाँ से आया है, अगर आप वोट उसको दोगे तो वो विकास करेगा, वो आपको बताएगा कि आपके साथ 70 साल से कितना ज़्यादा बुरा किया इन लोगों ने, आपको शिक्षा में पीछे रखा है, आपको रोजगार में पीछे में रखा है, आपके साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, ये सब पोल खुल जाएगा। और वो ये मंच से खड़े होकर सिर्फ ओवैसी यही बोलता है, सेकुलर पार्टियों को यही खटकता है सिर्फ और सिर्फ, कि ओवैसी जब मंच पे खड़ा होकर बोलता है कि मुसलमानों के साथ 70 साल में आपने क्या किया है, कितना जुल्म किया है, कितना भेदभाव किया है, उनको दोहरे नागरिकता आपने साबित कर दिया, दोहरे नागरिक ये होने का उनको एहसास दिलाते रहते हैं ये लोग, कि अगर हम इनको आगे किसी चीज़ में बढ़ने देंगे तो कल को ये उठ के हमसे सवाल करेंगे। अभी बीच में जब 2022 में चुनाव होने वाले थे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव, तो सबसे पहले जिसने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुसलमान हो, किसने आवाज़ उठाई थी? AIMIM ने, ये जो प्रवक्ता हैं इनके, सैयद आसिम वक़ार साहब ने, इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि मुसलमान एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए तुम्हारा। 19% हैं, 19%, जबकि मुख्यमंत्री डिजर्व करते हैं ये लोग मुसलमान। 19% होते हुए भी ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। एक घर में 6 वोट है तो किसी को, एक कांग्रेस को जाएगा, एक कांग्रेस को जाएगा, एक समाजवादी को जाएगा, एक BSP को जाएगा, एक लोकदल को जाएगा, एक रालोद को जाएगा, एक मालूम नहीं किधर किधर बट जाएगा। और जो एक विशेष समाज में जो 4 वोट है वो सीधा बीजेपी को जाएगा। तो काम किसका होगा, तुम्हारा होगा या उनका होगा? ये बात दिमाग में, अकल में आती है आपके लोगों के? नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर आती होती तो आज ये हालत पे आप लोग ना होते। कितने इलाके मुसलमानों के इलाके हैं जहाँ पे विकास नाम की कोई चिड़िया रहती ही नहीं है। एक मैंने वहाँ का एक इंटरव्यू देखा था उनका, जो वो क्या नाम है उनका, बर्क साहब, जिनको संभल का, शायद वो है, संभल का इलाका है। हमने वो इलाका देखा और फिर हमको पता चला कि यहाँ से सिर्फ मुस्लिम जीतते हैं, यहाँ से सिर्फ वो मुस्लिम ही सांसद चुने जाते हैं। मगर उस इलाके का विकास अगर आप देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पुरानी पिक्चरों में जो खंडहर नहीं नज़र आते थे, भूत बंगला, उस तरीके का विकास हुआ है। मतलब रोड भी नहीं है, बस स्टाफ के नाम पे खंडहर है, जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है? सरकार नहीं है, ये तुम्हारे चुने हुए नेता हैं जो तुम गलत लोगों को वोट दे रहे हो। जबकि वहाँ पे पूरा हिसाब किताब, पूरा ये प्लान था कि हम तुमको वोट देंगे और तुम हमको पैसा देना। मतलब पूरा पैसा, ये लोग पूरा पैसा पहले से ले लेते हैं, ये दलाली करते हैं हमको, हमें टंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये पैसा लेके काम करते हैं। ये कोई भी ईमानदार नहीं है। तुम्हारे जो ये जो ईमानदारी का जो चोला पहन के घूमते हैं, ये एक भी ईमानदार नहीं है नेता, कोई भी एक भी ईमानदार नहीं है। आप बंगाल चले जाइए, बंगाल में तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 23% है, 27% मुस्लिम। इस टाइम मेरे हिसाब से 30% होगा मुस्लिम। मगर मुस्लिम की जो उनकी हिस्सेदारी है 1% भी नहीं है, 1%। क्या कारण है आखिर, क्यों नहीं है? ये आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया है? ममता बनर्जी सदियों से वहाँ की CM हैं, एक भी अभी तक उन्होंने उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। क्या 27% मुसलमान कम होता है? पूरे राज्य का वो मुख्यमंत्री तय करता है कि कौन यहाँ पे बैठेगा, कौन यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा, कौन इस कुर्सी पे बैठेगा, किसको हम जिताएंगे, किसको हम हराएंगे, ये तय करता है 27% मुस्लिम। मगर इनको अपनी पावर पता ही नहीं, मुसलमानों को इनको वोट की ताकत ही नहीं पता है।
जब भी चुनाव आता है इनका एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि आप हमको वोट दीजिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, आप हमको सपोर्ट करिए नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, आपके ऊपर जुल्म करेगी, आपके ऊपर सितम करेगी। तो बीजेपी आपके वोट से बिल्कुल भी नहीं जीतती। आप ये ख्याल बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल भी अपना आप दिमाग खाली कर लीजिए कि हम बीजेपी को हराएंगे तो हार जाएगी, हम बीजेपी को जिताएंगे तो जीत जाएगी। आपके वोट से बीजेपी को 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको वोट दो और चाहे नोटा दबा दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसका वोट बैंक एक अलग है। और 2024 में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी बीजेपी, ये आप हमारी बात कहीं पर भी लिख लीजिए। क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, जिस हिसाब से काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन उस लेवल पे आके काम कर रहा है जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं। बाद में कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया है, बाद में कहेंगे कि इसमें गड़बड़ी है, उसमें गड़बड़ी है। मतलब आप जहाँ पे चुनाव जीत जाएं तो वहाँ पे ईवीएम सही है, आप जहाँ पे चुनाव हार जाएं तो ईवीएम गड़बड़ है। अब पिछले 5 साल में आप राजस्थान में जीते थे, मध्य प्रदेश में जीते थे, छत्तीसगढ़ में जीते तो ईवीएम सही थी। अभी आप राजस्थान में हार गए, छत्तीसगढ़ में हार गए, मध्य प्रदेश में आ गए तो ईवीएम खराब हो गया। अजीब रोना है इन लोगों का, अजीब रोना है। काम करेंगे नहीं इनके जो नेता हैं, ज़मीनी स्तर पे जाएंगे नहीं, घमंड इनके अंदर चूर चूर भरा हुआ है। कोई भी कांग्रेस का कोई भी कार्यालय में आप जाइए, आपको कोई भी कार्यालय में एक अच्छा अच्छा जो वहाँ पे प्रवक्ता होगा या वहाँ का जो जिम्मेदार होगा वो मिलेगा ही नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी तो वो कहेगा कि आप कल आना, परसों आना, नरसों आना, वो ऐसी बातें करेंगे। तो कौन इनको वोट देगा? राहुल गांधी की अकेले भारत जोड़ो यात्रा से निकल जाने से इनका वोट बैंक नहीं आने वाला है। इनको वोट बैंक चाहिए तो इनको ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा। ज़मीनी जो कार्यकर्ता है उनकी बात सुननी होगी। एक कार्यकर्ता के लिए बीजेपी क्या से क्या कर जाती है। जज का तबादला करवा देती है, जज का। 2020 आपको याद है? नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ। 2020 में जब दंगे हुए थे, 2020 में जब दंगे हुए तो कपिल शर्मा, कपिल मिश्रा, सॉरी, हाँ कपिल मिश्रा, जो दिल्ली का एक पहले आप पार्टी में, आम आदमी पार्टी में था, फिर अभी बीजेपी में आया है, वो उसका नेता है बीजेपी का। तो उसने क्या कहा था कि ट्रम्प जब तक के इंडिया में है तब तक के हम रुके हुए हैं, वरना हम क्या करेंगे ये कुछ भी नहीं पता। उसके बाद पूरे दिल्ली में दंगे भड़के हुए थे। दिल्ली की जो अदालत थी, खुद जज ने कहा था कि आप इनके ऊपर एफआईआर करिए, मगर बीजेपी के जो बड़े लीडर थे उसको बचाने के लिए उन्होंने उस जज का ट्रांसफ़र करवा दिया। तो इस डेडिकेशन के साथ बीजेपी काम करती है तो वो जीतती है। मगर इनको लगता है, कांग्रेस को लगता है कि वो ईवीएम हैक करती है या ईवीएम ख़राब करके जीत लेती है। तो ये इनका कहीं ना कहीं भड़ास होती है। इनका माइंड सेट ऐसा ही है कि अगर इनको वोट मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ईवीएम हैक हो गया। और अगर कहीं भी थोड़े से मार्जिन से हार गए तो ओवैसी ने हरवा दिया है। मतलब अगर इनके घर में मुर्गी अंडा नहीं देती तो ओवैसी ने जिम्मेदार है, भैंस दूध नहीं देती है तो ओवैसी जिम्मेदार है। आप आज की वीडियो में इतना ही। आज हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।